हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हम जो भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास देख पाते हैं इस यूनिवर्स के अंदर में, चाहे वो कॉस्मिक बॉडीज हो, स्टार्स हो, गैलेक्सीज हो, चाहे वो हमारे एस्टेरॉइड्स हो, चाहे प्लैनेट्स हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको भी हम छू पाते हैं या फिर जिसको हम देख पाते हैं दैट हैज सम जो जिसके पास कुछ मास और कुछ साइज हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। और ये पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। यानी ऐसा यूनिवर्स में और भी क्या चीज है जो एग्जिस्ट करता है लेकिन दिखाई नहीं देता, इसको हम बोलते हैं डार्क मैटर। और ये जो एनर्जी इसको चलाती है उसको हम बोलते हैं डार्क एनर्जी। अगर हम सारे मैटर को यानी कंसीडर करें, टोटल मैटर जो हम देख पा रहे हैं जिसके पास कुछ साइज या मास है, वो सिर्फ 5% है। वहीं पे 27% डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, यानी वो एग्जिस्ट करता है लेकिन आज तक हम उसको देख नहीं पाए। और 68% डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो इस सब चीजों और इन सब सिस्टम को चलाती है, लेकिन आज तक हम उस एनर्जी को उसको कभी फील नहीं कर पाए। मैटर की आपको यहाँ पे डिफिनीशन पता होगी, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट है उनको हम बोलते हैं मैटर, जो कि सिर्फ 5% हमें दिखाई देते हैं। यानी थ्योरीज की अगर हम माने तो यूनिवर्स में कोई भी स्पेस, यानी बिल्कुल माइक्रो, मिली या फिर नैनो स्केल में भी स्पेस खाली नहीं है। हर जगह हर कोई ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। और जो ऑब्जेक्ट्स हम देख पा रहे हैं, यानी अगर मैं और आप में या फिर आप और आपके जो मोबाइल फोन या कंप्यूटर जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बीच में जो गैप में आपको एयर दिखाई दे रही है, एयर को भी अगर हम हटा दें तो वहां पे कहीं ना कहीं डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करते होंगे। और जो एयर के पार्टिकल्स और जो मोबाइल फोन्स और जो डिवाइस और जो हम खुद, ये सब मैटर कैटेगरी में आते हैं। यानी 27% डार्क मैटर, 68% डार्क एनर्जी और 5% ही वो मैटर है जो हम आसपास देख पा रहे हैं। लेकिन इस मैटर के साथ साथ एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है जो इस एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। यानी उदाहरण के तौर पे अगर अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, सो देयर मस्ट बी सम अर्थ लाइक ऑब्जेक्ट। इस यूनिवर्स में अर्थ के जैसा ही कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट भी होगा जो कि ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, ताकि ये दोनों की जो एनर्जी है आपस में बैलेंस हो पाए। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो उसी का एक एंटी मैटर पॉजिट्रॉन भी अवेलेबल है। अगर आपके पास यहां पे प्रोटॉन है तो उसका एंटी मैटर एंटी प्रोटॉन भी अवेलेबल है। ये सब इस तरीके से काम करते हैं कि मैटर से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को वो बैलेंस कर सके, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव करके, रिवर्स डायरेक्शन के एनर्जी अंदर में एनर्जी को एमिट करके। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या है हमारे एंटी मैटर्स, और एंटी मैटर्स से जो कॉस्मिक बॉडीज की जो स्टडी है किस तरीके से पॉसिबल है। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। So according to this news, antimatter idea offers scientific clues to cracking cosmic mystery। जो कॉस्मिक की मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं थ्रू दी एंटीमैटर ऑब्जेक्ट्स। अब इस एंटीमैटर ऑब्जेक्ट्स के अंदर में इफ द यूनिवर्स स्टार्टेड ऑफ विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ द मैटर एंड एंटीमैटर, अगर हम मान के चलते हैं जो हमारी बिग बैंग थ्योरीज हैं, पैरेलल प्लेट थ्योरीज हैं, यूनिवर्स की जितनी भी थ्योरीज हमारे सामने हैं, चाहे वो प्लैंक ने दी हो, मार्क्स ने दी हो, चाहे वो हमारे किसी भी साइंटिस्ट ज्योग्राफर ने दी हो, उस थ्योरीज के अकॉर्डिंगली माना जाता है कि जितना मैटर बना होगा उतना ही एंटी मैटर बना होगा। लेकिन यहां पे एक मिस्ट्री है कि जो मैटर हमें जो दिखाई दे रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वेयर इज दैट एंटी मैटर जो प्रोड्यूस हुआ था यूनिवर्स के फॉर्मेशन के टाइम पे। वो एंटी मैटर को अगर हम सर्च करें तो काफी सारी मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैटर हमें पता है लेकिन एंटी मैटर कहीं गायब हो गया है। वेयर हैज ऑल द एंटी मैटर्स हैज गॉन, कहां वो चले गए हैं, ये एक मिस्ट्री है। यहां पे हम उसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे साइंटिस्ट को बोला गया है कि आप इस एंटी मैटर को सर्च कीजिए, हमारी बाकी की जो मिस्ट्री है वो अपने आप सोल्व होती हुई चली जाएगी।
बात करते हैं सबसे पहले एंटी पार्टिकल्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हमारे पास प्रोटॉन, तो इसी के जैसा बस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाला है एंटी प्रोटॉन। यहां पे अगर हाइड्रोजन है तो एंटी हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। मैटर का हमेशा कोई ना कोई एंटी मैटर प्रेजेंट होता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन है वैसे ही हमारे यहाँ पे पॉजिट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। जिस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियस में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उसी के जस्ट रिवर्स में, उसके रिवर्स में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एंटी पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो काउंटर पार्टिकल थियोराइज्ड बाय द फिजिसिस्ट जो पोल एम डायरेक्ट जो है 1928 में इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और इसको ऑब्जर्व किया था कार्ल एंडरसन ने 1932 के अंदर में। ये क्या होता है एंटी मैटर, इनके बारे में इन दोनों साइंटिस्ट ने पहली बार बताया। दे हैव द सेम मास, यानी मास में दोनों सेम होगा। उदाहरण के तौर पे पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा, बट पॉजिट्रॉन की जो डायरेक्शन है, जो स्पिन है, वो अलग होगी। सच एज एंटी इलेक्ट्रॉन विच इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बट the discovery opened a fascinating view of the quantum world। क्वांटम वर्ल्ड में यानी जो हम पार्टिकल्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके जो एंटी मैटर्स एग्जिस्ट करते हैं वो हम जानते हैं। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे एलिमेंट्स या सब एलिमेंट्स के ऊपर में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर में फॉलो होते हैं, बट क्या वो सेम हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस क्वांटम के ऊपर भी फॉलो होते हैं? उदाहरण के तौर पे अगर आप जानते हैं कि हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के पास अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें न्यूट्रॉन आपको दिखाई देता है, बट क्या न्यूट्रॉन एक सिंपल पार्टिकल है? यानी सिर्फ न्यूट्रॉन जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन के बारे में जब और रिसर्च होती है तो पता चलता है न्यूट्रॉन इज फर्दर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। यहां पे हमारे 2 डाउन क्वार्क और एक 1 अप क्वार्क से बना होता है हमारे पास ये न्यूट्रॉन। 2 अप क्वार्क और एक 1 डाउन क्वार्क, और ये तीनों को मिला के यहां पे बनता है न्यूट्रॉन। तो क्या क्वार्क के ऊपर भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं? मेन मैटर यहां पे है, यानी जो न्यूट्रॉन का एंटी मैटर होगा एंटी न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन जिससे बने हैं क्वार्क्स, क्वार्क्स के ऊपर भी क्या एंटी क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं? ये एक मिस्ट्री यहां पे हमारे सामने है। अगर हम इसकी फर्दर बात करते हैं तो यहां पे इन्होंने बताया है कि एंटी पार्टिकल जो होते हैं आर एन असेंशियल। अगर हम सबसे पहले रिसर्च की यहां पे बात कर रहे हैं तो इन्होंने ये बताया है, और ये क्वांटम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एंटी पार्टिकल आर एन असेंशियल कॉन्सेप्ट इन द क्वांटम मैकेनिक्स एंड द स्पेशल रिलेटिविटी। एंटी पार्टिकल को हमें स्टडी करना चाहिए। ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पार्टिकल ट्रेवलिंग बैकवर्ड इन द टाइम। मान के चलते हैं कि मैटर फॉरवर्ड इन द टाइम चल रहा है और एंटी मैटर बैकवर्ड इन द टाइम चल रहा है। जो अगर हम स्पेस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, जो कि आइंस्टाइन ने बताया था कि जब 2 पार्टिकल को एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको एक है मैटर और एक एंटी मैटर, तो जो मैटर है उसको हम देख पा रहे हैं क्योंकि वो एज प्रेजेंट हमारे जो प्रेजेंट के टाइम है उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है। लेकिन जो एंटी मैटर है वो शायद सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, इसलिए वो टाइम में पीछे जा रहा है। Despite being elusive, anti-particles can be detected in cosmic rays and even in our bodies where जब एग्जाम्पल यानी इन्होंने बोला है कि कॉस्मिक रेस के अंदर में एंटी पार्टिकल्स डू एग्जिस्ट, हमें वहां पे रिसर्च करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर में पोटेशियम 40 का जब डिके होता है तो यहां से एंटी इलेक्ट्रॉन निकल के आता है हर 20 सेकेंड के अंदर में। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पास एंटी पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट मेन चीज है कि उतने एंटी पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, एंटी मैटर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने कि हमारे पास मैटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। Despite their presence in the cosmic rays in the process like the potassium 40 decay जो है हमारा एंटी मैटर इज इंक्रीजिंगली रेट जो है हमारा वो बढ़ रहा है, बट हम ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन एंटी मैटर जो है वो रेयर हो गया है। यानी मैटर की मिस्ट्री सॉल्व होती जा रही है, लेकिन एंटी मैटर हमारे कहीं ना कहीं हमें मिस्ट्री दिखाई दे रही है। गैलेक्सीज कंसिस्ट एंटायरली ऑफ मैटर विद नो ऑब्जर्वेबल मैटर। उसके अंदर में कोई एंटी मैटर एज सच हमें नहीं दिखाई देता। कभी कभी बस डिके जब होता है हमारे पास
तभी हमें एंटी मैटर यहां पे दिखाई देता है। अर्ली यूनिवर्स की अगर हम बात करें, उसके पास में बराबर अमाउंट का एंटी मैटर और मैटर एग्जिस्ट करता था, लेकिन आज ही हमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। मैटर्स तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन वेयर इज दैट एंटी मैटर, जिसको हम यहां पे देख नहीं पा रहे हैं। सिर्फ कुछ प्रोसेसेस में ही वो एंटी मैटर यहां पे निकल के आ रहा है। The mystery of antimatter scarcity, why is there more matter than antimatter, अभी भी क्वेश्चन ये बना हुआ है हमारे सामने। ये जो बैलेंस है बिटवीन प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन इज अ की पजल इन द कॉस्मोलॉजी। इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो क्यों नहीं बन पा रहा है? फॉर द यूनिवर्स टू एग्जिस्ट देयर मस्ट हैव बीन अ स्लाइट डिस्क्रिपेंसीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द मैटर एंड एंटी मैटर अलाइंग मैटर टू डोमिनेट। जैसा बोला जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वो ज्यादा हमें आसपास दिखाई देता है, वो उसका ज्यादा यूज होता है, और जो हमें यूज नहीं हो पा रहा है वो जिसको हमने ज्यादातर यूज नहीं किया वो हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वो दोनों बराबर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और या फिर नहीं हो, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। बट बोलने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइंटिस्ट का कहना है कि कहीं ना कहीं हमें एंटी मैटर को डिटेल में स्टडी करना चाहिए। एंड्रे सेकॉर्व वो है जो इन्होंने 3 कंडीशंस बताई हैं नेसेसरी टू एक्सप्लेन द मैटर एंटी मैटर सिमेट्री। उन्होंने बोला है कि जो फोर्सेस जैसे कि हम हमारा हिंडरबर्ग हो गया, हेजनबर्ग हो गया, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ये सारे जो मैटर के ऊपर एप्लीकेबल है, क्या ये उनसे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है या नहीं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें वायलेशन दिख रहा है सीपी सिमेट्री का। सीपी का मतलब है चार्ज पैरिटी। चार्ज पैरिटी का यहाँ पे मतलब है, पैरिटी का मतलब है जो जैसे हम मिरर इमेज देखते हैं अपने आप को, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड दिखता है और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड दिखता है। दैट इज नोन एज पैरिटी। यहाँ पे मैटर्स के साथ ऐसा देखा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें चार्ज की, तो एक अगर इधर की तरफ में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से, तो उसकी जो रेडिएशन है वो इधर निकल रही है। इसी का जो एंटी मैटर है वो यहां पे इस तरीके से उसको निकलना चाहिए। बट क्या हमारे जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं? दूसरी बात है वायलेशन ऑफ बैरियन नंबर का भी यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। दुनिया के अंदर में 2 ही तरह के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर चार्जेस के बेस पे हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक है लेप्टॉन और एक है हमारे पास बैरियन। बैरियन जो होते हैं इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। इसके अंदर में 2 चीजें आती हैं। एक है हमारे पास यहाँ पे होता है हेड्रॉन। हेड्रॉन के अंदर में 2 कैटेगरी होती है, एक होता है बैरियन और एक होता है हमारे पास इसी का जस्ट अपोजिट, जिसके अंदर में हमारे पास कम पार्टिकल्स होते हैं, मीजोन पार्टिकल्स होते हैं। अब इसके अंदर में जब हम देख पा रहे हैं तो बैरियन के अंदर में 3 क्वार्क्स से बने हुए पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एग्जांपल आता है प्रोटॉन और एग्जांपल आता है हमारा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम, ये जो हमारे पास हेड्रॉन कैटेगरी है उसके अंदर में इसको हम ले सकते हैं। और हेड्रॉन के अंदर में भी मेनली बैरियन जो है वो 3 क्वार्क से बनता है, मीजोन जो है वो 2 क्वार्क से बनता है, और जो बैरियंस है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जांपल आते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो बैरियन नंबर्स होते हैं जो मैटर्स में फॉलो होते हैं वो हमारे एंटी मैटर पे और प्लस में हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उस पे फॉलो नहीं होते हैं। तीसरा इन्होंने बोला है डिपार्चर फ्रॉम द थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम से भी यहाँ पे डिपार्चर होता हुआ दिखता है। इसका मतलब ये है कि जो हीट इंपैक्ट है, यानी कहीं से अगर हीट निकलेगी तो कहीं पे सी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो हीट जो हमारी लूज हुई है वो गेन के बराबर होनी चाहिए। इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम भी हमें जो मैटर्स है और एंटी मैटर के बीच में कभी कभी हमें सेम नहीं मिलता है। प्लस में जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके अंदर में ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। उदाहरण के तौर पे न्यूट्रॉन पे अगर ये फॉलो हो रहा है तो न्यूट्रॉन जिससे बना है क्वार्क्स के ऊपर में प्रॉपरली फॉलो कई बार नहीं होता है। तो उन्होंने बोला जो स्टैंडर्ड मॉडल है पार्टिकल फिजिक्स का क्या फेल हो गया है टू फुल्ली सेटिस्फाई दीज कंडीशंस, लिविंग अ सिग्निफिकेंट गैप इन आवर अंडरस्टैंडिंग। तो जो पार्टिकल फिजिक्स यानी जो मैंने अभी बताया बैरियन, हेड्रॉन और ये सब पार्टिकल्स है,
क्या ये जो हमारे इसके जो स्टैंडर्ड मॉडल्स हमने बना के रखे थे, क्या वो एप्लीकेबल है या हमें और नई थ्योरीज लाने की जरूरत है। सीपी सिमेट्री जो है हमारे पास चार्ज पैरिटी सिमेट्री जो है इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंजंक्शन और पैरिटी कंजंक्शन और या फिर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये सिमेट्री कई बार हमें नहीं दिखाई देती है। द डिस्कवरी दैट सीपी सिमेट्री इज वायलेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, इन्होंने बोला है ये सिमेट्री हमें मैटर एंटी मैटर में दिखाई देती है लेकिन कई कंडीशन में ये हमें नहीं दिखाई दे रही है। उदाहरण के तौर पे वीक फोर्स, अभी वीक फोर्स कहां एग्जिस्ट करता है, आपने सुना होगा जो जैसे मैंने अभी बताया आपको, न्यूट्रॉन इज फर्दर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, तो अगर 3 क्वार्क्स है तो 3 क्वार्क्स के अंदर में जो अट्रैक्शन है उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे वीक फोर्स। इन्होंने बोला जो हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हमें जो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं वो सेम हमें फोर्सेस क्वार्क्स के बीच में नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी वीक फोर्स इज क्रूशियल फॉर एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस मैटर और एंटी मैटर, यानी इसके जो एंटी मैटर्स हैं या नहीं है वो हमें नहीं पता चल पा रहा है। However, the standard model CP violation is not enough to explain observed asymmetry, यानी सिर्फ CP मॉडल से ही नहीं और भी चीज हमें चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फर्दर 1964 में वायलेशन ऑफ सीपी सिमेट्री वाज कंफर्म्ड बाय द क्रॉनिन ने, जेम्स क्रॉनिन ने और वेल फिच ने इसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि कई बार जो हमारे पास चार्ज पैरिटी का जो सिमेट्री है वो फॉलो नहीं होती है, वो वायलेट होती है। तो हम जो मैटर एंटी मैटर का जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमें चेंजेस करने की जरूरत है, स्टैंडर्ड मॉडल को कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। लेटर फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड दैट वायलेशन अकर व्हेन क्वार्क्स exist in 3 variants और जनरेशन, जैसा कि मैंने बताया। अब अलग अलग तरह के क्वार्क्स है तो उनके एंटी मैटर्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं वो भी अगर फॉलो हो रहे हैं सेम स्टैंडर्ड मॉडल पे तो हम बोलेंगे कि यस वी आर ऑन द करेक्ट पाथ। अगर लेकिन यहां पे अगर सीपी सिमेट्री फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ये क्वार्क्स न्यूट्रॉन फॉलो कर रहे हैं, क्वार्क्स फॉलो नहीं कर रहे, जबकि क्वार्क्स से ही बना है न्यूट्रॉन, तो कहीं ना कहीं हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में कमी है। दिस डिस्कवरी अलोंग विद अ स्ट्रॉन्ग सीपी पजल हैज बीन की इन द अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स बिहाइंड मैटर एंटी मैटर, जो सिमेट्री है उसको और जो एसिमेट्री है उसकी जो मिस्ट्री है वो अभी इसके अंदर में बनी हुई है। रिसेंट स्टडी जो 2024 के अंदर में होती है उससे हमें पता चलता है द स्टैंडर्ड मॉडल कैन मीट वन ऑफ दी शेकरॉफ कंडीशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू पार्टिकल। यहाँ पे यानी इनका कहने का मतलब है कि जो एंटी मैटर जो हमने बोला है हमें और पार्टिकल्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा हमारी जो थ्योरी है उसको फिट करने के लिए। This would allow matter-antimatter asymmetry to be controlled, improving our understanding on how the universe dominance arose despite previous inadequate explanation। जो पुराने जो हमारी मिस्ट्रीज हैं उसको अभी सॉल्व करने की जरूरत है। तो हमारे मैटर एंटी मैटर पे जो स्टैंडर्ड मॉडल्स अगर वो फॉलो नहीं होंगे तो हम आगे रिसर्च कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें और भी सोर्सेस और भी थ्योरीज को लाने की जरूरत है ताकि हम क्वांटम फिजिक्स को और क्वांटम मैकेनिक्स को और अच्छी तरीके से समझ पाएं। मेसॉन पार्टिकल जैसा मैंने बताया 2 क्वार्क से बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सीपी वायलेशन। सीपी वायलेशन के अंदर में यहां पे हमें पता चलता है कि प्रॉपरली इसको फॉलो नहीं कर रहे, सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहे हैं। This symmetry suggests that meson जो decay involves non-standard particle could help explain the matter antimatter imbalance। यानी हम अगर क्वार्क्स के बारे में और एंटी क्वार्क के बारे में अगर स्टडी करें जो कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन अगर हम स्टडी करें तो हमारी ये मिस्ट्री मैटर एंटी मैटर की भी सॉल्व हो सकती है। However, these new particle must be rare enough to avoid detection in particle collider, offering a potential solution to the mystery। यानी ये जो नए पार्टिकल्स अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे, वो जो पार्टिकल्स है अभी रेयर है, अभी अनआइडेंटिफाइड है, तो हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जो मशीन्स जैसे कि लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन हम स्विस जेनेवा बॉर्डर स्विट्जरलैंड में हमने लगाई है, इंडिया में भी हम न्यूट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर तमिलनाडु में लगाने वाले हैं। इस तरह की और रिसर्च की जरूरत है ताकि हमें पता चल पाए कि किस तरह के पार्टिकल्स हमारे आसपास में एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर हम बात करें तो हमारे आजकल अगर हम पूरी रिसर्च की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे लगभग
3-4 हजार पार्टिकल्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम जानते हैं सिर्फ 10 से 15 को। तो डेफिनेटली जरूरत है और भी ज्यादा डिटेल स्टडी करने की। सो व्हाइल द स्टैंडर्ड मॉडल अलोन डज नॉट मीट ऑल दी जो क्राइटेरिया है शेकोरोव ने जो बोले हैं, द अगस्त 2022 पेपर प्रोवाइड क्रिटिकल इनसाइट हाउ द मॉडल माइट इवॉल्व, किस तरीके से हमें इसको इवॉल्व करना चाहिए और किस तरीके से सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं, इसके बारे में मिस्ट्री को सॉल्व करना जरूरी है। तो मैटर और एंटी मैटर की जो मिस्ट्री है उसको हम जब ही सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे स्टैंडर्ड मॉडल्स को हम चेंज करेंगे। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वार्क्स हो गया, पियोन, मियोन, जो ईटा, जो साई, जाई, लैम्डा, ओमेगा, ये जो पार्टिकल्स है इनके ऊपर भी डिटेल स्टडी करने की जरूरत है, उनके बिहेवियर को भी डिटेल स्टडी करने की जरूरत है। मैटर, एंटी मैटर और इस तरह के बेसिक पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है हमारे प्री के अंदर में, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। पास्ट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।